बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब गज़ीदा। ये नावल मेरी तहरीरें नामी फ़ेसबुक पेज से लिया गया है। किस्त नंबर 16, एपिसोड 16। वो अपने कंधे पर बैग लटकाए खामोशी से काले चिराग के नक्शे कदम पर चलती रही। वो काफ़ी तेज़ चलता था, इतनी रफ्तार से कि तानिया को उसके साथ चलना दुश्वार हो रहा था। ज़रा आहिस्ता चलिए ना, बिलाखिर उसने पुकार कर कहा। काले चिराग के कान पर जूं तक न रेंगी। वो सुनी अनसुनी करता गया। उसने पलट कर भी ना देखा कि आगे एक रेत का ऊंचा टीला था। वो घूमकर उस टीले के पीछे चला गया। तानिया ने फौरन दौड़ लगाई। उसे खदशा हुआ कि कहीं वो उस लकदक सहरा में तन्हा न रह जाए। लेकिन जब वो घूमकर टीले के पीछे पहुंची तो कुछ न था। काला चिराग गायब हो चुका था। उसको गायब पाकर उसका दिल धक से रह गया। अब वो क्या करेगी? किस तरह अपने भाई की झोंपड़ी तक पहुंचेगी? जाने वो अभी कहाँ थी, यहाँ से कितनी दूर थी? अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसकी नज़र काले चिराग पर अचानक पड़ी। रेत के टीले के अंदर से वो इस तरह निकल रहा था जैसे पानी की दीवार के अंदर से निकल रहा हो। फिर वो रेत के अंदर से मक्खन में बाल की तरह निकल आया। उसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। उसका चेहरा एकदम बदल जाता था और फिर ये वो वक्त होता था जब अचानक उसके चेहरे में उदासी के साथ संजीदगी पैदा हो जाती थी। क्या हुआ? मुझे गायब देखकर परेशान हो गई थी? उसने सवाल किया। हाँ, वाकई, तानिया ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ। ये कहकर काले चिराग ने उसका नाजुक हाथ थाम लिया और उसे टीले की तरफ लेकर चला। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तानिया घबराकर बोली। सामने खासा ऊंचा रेत का टीला था और वो हाथ पकड़ के उस टीले में दाखिल होना चाहता था। आओ अंदर चलते हैं, उसने बड़े मज़े से कहा। टीले के अंदर? रेत में? हाय, मेरा तो दम घुट जाएगा। तानिया परेशान हो गई। उसका भी से सांस रुकने लगा। वो एक कदम आगे था और रेत के टीले में दाखिल हो चुका था। वो इस तरह दाखिल हो रहा था जैसे रुई के गालों में घुस रहा हो। उसने तानिया का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो रेत में गायब हो गया और तानिया को अपनी तरफ खींच रहा था। तानिया का हाथ रेत में दाखिल होता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। उसने अचानक रेत अपने मुंह पर महसूस की, लेकिन यह एहसास चंद लम्हों से ज़्यादा न रहा। जब उसने खौफ से बंद हुई आंखें दोबारा से खोली तो रेत का दूर दूर तक पता न था। कुछ फासले पर उसे झोंपड़ी नजर आ रही थी जिसकी छत पर एक उल्लू बैठा था और एक सांप कुंडली मारे पहरा दे रहा था। तानिया ने झोंपड़ी को देखकर एक गहरा सांस लिया। कहो, कहीं तुम्हारा दम तो नहीं घुटा? काले चिराग ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो यह एहसास ही नहीं हुआ कि मैं रेत के टीले में से गुजर रही हूँ। अब तुम अंदर जाओ, अपने भाई से मिलाओ। मिलाऊं? तानिया ने कहा। आप अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं बाहर बैठूंगा। कोई ख़ास बात है? उसने पूछा। हाँ, एक ख़ास बात है। तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, काले चिराग ने कहा। पर मैं अंदर जाऊंगी कैसे? वो सांप तो दरवाजे पर कुंडली मारे बैठा है। उसकी फिक्र ना करो, मैं जैसे ही झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचूंगा वो फौरन गायब हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ऐसा ही होगा, उसने बड़े यकीन से कहा। और वाकई ऐसा ही हुआ। जो ही वो झोंपड़ी के नज़दीक पहुंचा, सांप फौरन घूमकर झोंपड़ी के पीछे कहीं गुम हो गया। सांप के जाते ही उल्लू भी पीछे की जाने तेज फड़फड़ाहट के साथ उड़ गया। काला चिराग दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर रुक गया और हाथ के इशारे से उसने तानिया को अंदर जाने को कहा। तानिया धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। छोटे दरवाजे से गुजरकर जब वो झोंपड़ी में सीधी खड़ी हुई तो उसने झोंपड़ी के कालीन पर एक शख्स को लेटा हुआ देखा। उसने काली चादर अपने ऊपर ओढ़ रखी थी, मुंह तक ढका हुआ था। तानिया चलती मोहसिन के नज़दीक पहुंच गई। उसका जी चाह रहा था कि वो फौरन उसके चेहरे से चादर हटाकर देख ले, लेकिन उसने ऐसा करना मुनासिब न समझा। उसने ज़रा सा झुककर बड़े प्यार भरे लहजे में आवाज़ दी। मोहसिन भाई। तानिया की आवाज़ सुनते ही चादर में हरकत हुई। मोहसिन ने धीरे धीरे अपने चेहरे से चादर हटाई, मगर फिर वो अपने चेहरे से चादर हटाते हटाते रुक गया। वो चादर मुंह पर लिए आहिस्ता से उठ गया। उसने चादर सर से ना उतारी, बल्कि इस तरह ओढ़ ली कि उसका पूरा चेहरा दिखाई न दे सके। उसने गर्दन उठाकर एक आंख से तानिया की तरफ देखा और खुशी भरे लहजे में बोला, तरकिश, तुम आ गई? बहन, तुम आ गई? हाँ भाई, मैं आ गई हूँ, मैं आपको लेने आई हूँ। तब मोहसिन राव ने चादर से एक हाथ निकाला, सूखा हुआ हाथ जैसे हड्डियों का ढांचा हो। उसने इशारे से उसे कालीन पर बैठने को कहा। तानिया फौरन उसके सामने कालीन पर बैठ गई और अपने खूबसूरत हाथों के दरमियान उसका हाथ ले लिया। भाई, आपकी ये क्या हालत हो गई? मेरी बहन, मेरी हालत बिकान ने कर दी है। उस खबीस औरत ने मेरी ज़िंदगी, मैं जानती हूँ,
मुझे काले चिराग ने सब कुछ बता दिया है, पूरी कहानी सुना दी है आपकी। काला चिराग बहुत अच्छा आदमी है, वो कई बार मुझसे मिलने आ चुका है। उसने मुझे तुम्हारे आने की नवीद दी थी, और इससे पहले जब तुम यहाँ आई थी और अंदर आने की बजाय वापस पलट गई थी, मैं तुम्हें अंदर से देख रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें देख कर कहा था कि डरो मत, अंदर आ जाओ, लेकिन तुम नहीं आई थी। शायद काले चिराग ने तुम्हें अंदर आने से रोक दिया और तुम्हें अपने साथ ले गया। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें अंदर आने से क्यों रोका था। मोहसिन बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे वो बरसों का मरीज़ हो और उससे बोला ना जा रहा हो। सच बताऊँ भाई, मुझे उसकी इस हरकत पर सख्त गुस्सा आया था, लेकिन अब सोचती हूँ कि उसने साथ ले जाकर अच्छा किया था। अगर मैं आपके बारे में सब कुछ जाने बगैर आपको देख लेती तो मुझे जहनी सदमा पहुंचता। खुश तो खैर मैं अब भी नहीं हुई हूँ, आपका ये सूखा हाथ आपकी सेहत का पता दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब आपको अपने साथ ले जाऊंगी। तरकेश, एक बात बताओ, ये तुम्हारा नाम किसने रखा? दादा की ख्वाहिश पर रखा गया होगा, बाबा इस हवाले से अक्सर जिक्र किया करते थे। हाँ भाई, मेरा नाम उन्हीं की ख्वाहिश पर रखा गया था, लेकिन अब मेरा नाम तरकेश नहीं तानिया है। तरकेश कोई नहीं कहता, खुद मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा नाम तरकेश है। तानिया ने वजाहत की। अच्छा, हैरत है, वो बोला। मैं जब अपनी कहानी सुनाऊंगी तो आप मज़ीद हैरान रह जाए। आपके गायब हो जाने के बाद बाबा एकदम सहम गए थे। उन्होंने इस डर से मुझे कभी अपनी बेटी नहीं कहा। मैं गैरों में पली बड़ी, मेरा नाम भी तब्दील कर दिया गया। बाबा ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी। कैसे हैं मेरे बाबा? और अम्मी का क्या हाल है? वो तो मेरी गुमशुदगी की वजह से रो रो कर पागल हो गई होगी। तानिया की जी में आई कि फ़ौरन बता दे कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर ये सोच कर चुप रही कि अभी ये खबर मोहसिन राव के लिए शदीद सदमे का बायस होगी। वो पहले ही सूख कर हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, वालदैन के इंतकाल की तलाव से मिट्टी का ढेर बना देगी। वो दोनों ठीक है मोहसिन भाई, और आपको याद करते हैं। उसने सफ़ेद झूठ बोला। और वो कमीना शख्स? मोहसिन राव के लहजे में सख्ती आ गई। वो राव अहमद अली? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो हमारे इंतकाम का इंतज़ार कर रहा है। फिक्र न करो तानिया, मैं उससे ऐसा इंतकाम लूँगा कि उसकी रूह तक काम जाएगी। ये कहते हुए मोहसिन के हाथ की गिरफ्त सख्त होगी। तानिया ने गौर से मोहसिन की तरफ देखा। वो अभी तक मुकम्मल चादर ओढ़े बैठा था, बस उसकी एक आंख दिखाई दे रही थी। तानिया की समझ में ना आया कि उसने अपना चेहरा चादर में क्यों छिपा रखा है। उसने सवाल किया, भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वो बोली, नहीं हरगिज़ नहीं। ये आपने अपना चेहरा चादर में क्यों छिपाया हुआ है? वो हवा लगती है ना, उससे बचने के लिए। मोहसिन राव ने हवा में एक तीर छोड़ा। लेकिन इस झोंपड़ी में तो इस वक्त खासी गर्मी हो रही है, और आप हैं कि न सिर्फ चादर ओढ़े हैं बल्कि अपना मुंह भी ढक रखा है। भाई हटाए ना अपने मुंह से चादर। क्या अपनी बहन को चेहरा भी नहीं दिखाएंगे? तानिया ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। तानिया की उस ख्वाहिश पर मोहसिन राव अंदर ही अंदर कांप उठा। उसकी समझ में ना आया कि अपनी बहन को किस तरह कहे कि अब उसका चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। एक वक्त था कि लड़कियां उसका चेहरा देखती थीं तो नज़रें भूल जाती थीं, और अब वो वक्त आ गया था कि अगर आज कोई लड़की उसका चेहरा देखती तो फिर ज़िंदगी भर उसका चेहरा ना देखने की कसम खा लेती। ऐसा ही हो गया था उसका चेहरा। तानी, अगर तुम मेरा चेहरा ना देखो तो अच्छा है, मोहसिन राव ने दुख भरे लहजे में कहा। क्यों? आखिर मैं अपने भाई का चेहरा क्यों ना देखूं? पछताओगी, मोहसिन राव ने दुख भरे लहजे में कहा। भाई अब तो मैं ज़रूर देखूंगी। क्या हुआ आपके चेहरे को? लाएं, हटाएं चादर। ये कहकर तानिया ने उसकी चादर की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा ठहरो, मैं खुद उतारता हूँ चादर अपने सर से, मोहसिन राव ने कहा। ठीक है। ये कहकर तानिया ने अपने हाथ नीचे गिरा लिए। तब मोहसिन राव ने अपने दोनों हाथ चादर से निकाले और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। उसका चेहरा देखकर तानिया की चीख निकल गई। मोहसिन राव ने अपना चेहरा फ़ौरन दोबारा ढांप लिया और लरजते हुए लहजे में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा चेहरा मत देखो, मगर तुम नहीं माने। भाई ये सब क्या है? ये आपके चेहरे को क्या हुआ है? तानिया की आंखों से आंसू उबल पड़े। मोहसिन राव का आधा चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन आधा चेहरा किसी दीमक से ज़्यादा लकड़ी की तरह हो गया था, और उसमें छोटे बड़े बेपनाह सुराख थे, और यूं लगता था जैसे हाथ लगाने पर आधा चेहरा झड़कर नीचे गिर जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम तानी, मैं तो बस ज़िंदगी का अजाब बांट रहा हूँ। उसके लहजे में दुख ही दुख था। मेरा जी चाह रहा है उस कमीनी बेकां को कत्ल कर दूँ। तानिया अपने आंसू साफ करते हुए बोली। उसे कत्ल करना इतना आसान नहीं है, और मैं उसे कत्ल करने भी नहीं दूंगा। ये काला चिराग की आवाज़ है। तानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो इसके पीछे खड़ा हुआ था। उससे अंदर आते हुए तानिया की बात सुन रही थी। आप ज़रा देखें तो उसने मेरे भाई का क्या हशर कर दिया। वो वाजिबुल कत्ल है कि नहीं? उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। तुम सही कहती हो, उसका जुर्म वाकई बहुत बड़ा है। वो इस काबिल है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जो किसी से मोहब्बत करता है वो उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। काले चिराग ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। कुछ देख कर तो मोहब्बत की होती, ऐसी बुरी औरत से मोहब्बत कर बैठे। तानिया ने झंझला कर कहा। मोहब्बत देख कर कब की जाती है? मोहब्बत तो हो जाती है, काले चिराग का जवाब था। आप लोगों के यहाँ भी मोहब्बत में यही फ़लसफ़ा राइज है? तानिया ने पूछा। हमारे तुम्हारे यहाँ क्या, ये तो मोहब्बत का आलमी फ़लसफ़ा है, काले चिराग ने ठहरे हुए लहजे में कहा।
अब बिकां का क्या करें? उसने मेरे भाई को कहीं का नहीं छोड़ा है। तानिया परेशान हो गई। उसकी आंखों में बार बार आंसू छलक आते थे। मेरी बहन, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मोहसिन राव ने उसे झूठी तसल्ली दी। आप बैठ जाएं, तानिया ने काले चिराग से मुखातिब होकर कहा। अब बैठने का वक्त नहीं है, काले चिराग ने तानिया के बराबर बैठते हुए कहा। अब कुछ कर गुजरने का वक्त है। क्या किया जाए? मैं अपने भाई की आज़ादी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं डरता हूँ तानिया, कहीं तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ। मोहसिन राव फिक्रमंद होकर बोला। मोहसिन, अगर तुम्हें बेकां के जंगल से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारी बहन है, वरना वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हारे चेहरे की दीमक पूरे जिस्म पर फैल जाएगी। काले चिराग ने कहा। हाय नहीं, मैं अपने भाई पर वो दिन कभी नहीं आने दूंगी। मैं अपनी सेहत, अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी बहन को किसी जहन्नुम में नहीं झोंक सकता। मोहसिन राव ने कहा। फिर वो तानिया से मुखातिब होकर बोला। तानिया, तुम वापस चली जाओ। तुम एक सीधी सादी लड़की हो, तुम उन लोगों का मुकाबला न कर सकोगी। मैं जादूगर होकर बेकां का कुछ न बिगाड़ सका तो तुम तो कोई चीज़ ही नहीं हो। तुम यहाँ तक आ गई, मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे दिल को सुकून आ गया। बकिया ज़िंदगी मैं इस मुलाकात के तसव्वुर में काट दूंगा। मेरी बहन, मेरा कहाँ मानो, वापस चली जाओ। तुम बेकां से वाकिफ़ नहीं हो, वो एक इंतहाई ताकतवर और अय्यार औरत है, उसका मुकाबला आसान नहीं। फिर तुम इस बात से बेकां के ज़बरदस्त होने का अंदाज़ा लगाओ कि ये काला चिराग भी आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उससे मुकाबले के लिए तुम्हें तो तुम्हारी दुनिया से ले आया है, लेकिन अपनी दुनियाई मखलूक का खुद कोई बंदोबस्त ना कर सके। है ना ये हैरत अंगेज़ बात, जबकि ये बेकां से मोहब्बत का दावेदार भी है। देखो, मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाओ, काले चिराग ने तब्बीही लहजे में कहा। जो बात तुम नहीं जानते उसके बारे में इस यकीन से बात करना खुद अपने आप को फरेब देना है। मैं बेकां से मोहब्बत करता हूँ, यह भी दावे से कहता हूँ, और ये बात इस कदर सच्ची है जैसे सूरज। रह गई ये बात कि मैंने उससे खुद मुकाबला क्यों ना किया और उसके मुकाबले के लिए तुम्हारी बहन को क्यों ले आया हूँ। तो मोहसिन, महीनों से मुझे ये बात पता ही न चलनी थी कि वो तुम्हें जंगल से उठा लाई है और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। जब मुझे शुबह हुआ और मैं उसके ताकों में यहाँ तक पहुँचा तो हकीकत मेरे सामने आई। जब मैंने इस मसले पर बेकां की गिरफ्त की तो उसने दिवाह काली का नाम लिया और राजमदारी का किस्सा सुनाया। उसने मुझे बताया कि वो दिवाह काली के हुक्म के मुताबिक राजमदारी की ख्वाहिश पर उसे सज़ा दे दी है। इसमें कोई शुबा नहीं कि बेकां तुम्हारे साथ जिस तरह पेश आ रही है वो किसी अजाब से कम नहीं, लेकिन इस सज़ा में उसके लिए तस्कीन ही तस्कीन है। उसने अपनी गर्ज के लिए तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है, जो संगीन जुर्म है। हमारी दुनिया का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। फिर मेरे लिए तुम्हें ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब भी ख़त्म कर सकता हूँ और कल भी ख़त्म कर सकता था। तुम्हारे खात्मे के बाद बेकां का खेल ख़त्म हो जाता, लेकिन तुम्हारा कत्ल उससे न छुपा रहता। वो जान जाती, नतीजे में वो मेरी दुश्मन हो जाती और यूँ मेरी मोहब्बत खाक में मिल जाती। इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। वक्त गुजरता रहा। एक बात तुम्हें और बता दूं, हमारी दुनिया के वक्त में और तुम्हारी दुनिया के वक्त में बहुत फ़र्क है। तुम्हारे हिसाब से बेकां की कैद में 17-18 बरस हुए, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 7-8 माह। खैर, जब मैंने तुम्हारी दुनिया में जाकर तुम्हारे ख़ानदान की खोज लगाई तो मुझे तानिया नजर आई। मैंने फ़ौरन पूरी मनसूबाबंदी कर ली और इसे यहाँ ले आया, क्योंकि तानिया ही वाहिद ज़रिया है तुम्हारी निजात का। तुम्हारी निजात में मेरी निजात भी है। ये जो तुम्हारे चेहरे में दीमक लग गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती हुई तुम्हारे पाँव के अंगूठे तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस अजाब से निजात नहीं दिला सकेगी। तुम्हारा रूप बदल जाएगा, तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके हो जाओगे और यूँ मेरे इश्क की मौत हो जाएगी। मैं किसी की मौत नहीं चाहता, न ही अपनी न तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि तानिया को उसका भाई मिल जाए और मुझे मेरी भी कहा। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब कि मेरी इस बात से आपको दुख पहुँचा। मोहसिन राव शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, मुझे अब अफसोस इस बात का है कि मुझे अपनी दुनिया के कुछ राज खोलने पड़े। काले चिराग ने कहा। फिर अब क्या करना है बताइए, आप जो कहेंगे वो करूँगी, बस मुझे अपना भाई चाहिए, जिंदा सलामत। तानिया बेकरारी से बोली। मेरी तो यही कोशिश है, काले चिराग ने ठंडा सांस लेकर कहा। अब हमें काला चिराग कुछ कहते कहते अचानक खामोश हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या हुआ? तानिया उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। इसी असना में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई परिंदा झोंपड़ी की छत पर आ बैठा हो। बेकां आ गई, काला चिराग बमुश्किल बोला। अब क्या होगा? तानिया एकदम घबरा गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, मोहसिन राव ने अफसरदा लहजे में कहा। वो लरजते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं देखता हूँ क्या मामला है। काला चिराग उठता हुआ बोला। अगर बेकां आई है तो अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? तानिया और मोहसिन राव उसे पुरतजस्सुस निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही काला चिराग दरवाजे के सामने पहुंचकर बाहर निकलने के लिए झुका तो एक लम्हे के लिए झुका का झुका रह गया, फिर खौफजदा होकर पीछे हटा और तेजी से उन दोनों के नज़दीक आ गया। मारे गए, काले चिराग ने ठंडा सांस लेकर कहा। क्या हुआ? कौन है बाहर? तानिया ने पूछा। हम घेर लिए गए हैं, बाहर बेकां के कारिंदे मौजूद हैं। और बेकां? मोहसिन राव ने पूछा। मुझे सामने नहीं दिखाई दी, बहरहाल वो भी आसपास ही होगी। मेरा ख्याल है कि आया ही चाहती है। ये अच्छा नहीं हुआ, उसने मेरे जाल फेंकने से पहले ही अपना जाल फेंक दिया। काले चिराग ने बहुत थके हुए लहजे में कहा। मौसम कुछ सवाल करने ही वाला था कि झोंपड़ी के बाहर से आवाज़ आई। ये आवाज़ 100% बेकां की आवाज़ थी।
झोंपड़ी में बैठकर मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, सुनो, मैं आ गई हूँ। तुम क्या समझते हो तुम 2 आदमी मुझे ज़ेरे दाम ले आओगे? ये तुम लोगों की भूल है। मैं ये तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और सुन लो चमगादड़ के बच्चे, अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। बिका ने एक तवक्कुफ किया, फिर उसकी आवाज़ आई, चल जल्दी कर, फ़ौरन बाहर आ जा। काले चराग ने यह ऐलान सुनकर मायूसी से तायद में सर हिलाया और मोहसिन राव की तरफ देखा और धीरे से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे पर कट गए हैं। अब ना अपने लिए कुछ कर सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। मेरे लिए दुआ करना, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जल्दी करो चमगादड़ के बच्चे, बाहर से फंकारती आवाज़ आई। काला चराग उन दोनों से रुखसत होकर जैसे ही झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर आया तो उसने बेकां को घोड़े पर सवार अपने सामने पाया। वो घोड़े पर बैठी किसी शहजादी की तरह लग रही थी। काले चराग को देखकर उसने कहका लगाया और फिर तंज भरे अंदाज में बोली, आ गया तू? मैं तेरी जान का दुश्मन नहीं हूँ बिका, काला चराग आजिज़ी से बोला। फिर तो अंदर बैठा क्या मेरी सलामती की दुआ मांग रहा था? बिका ने तंजन पूछा। हाँ यही समझ लो, मैं चाहता था कि तू उस मासूम इंसान को छोड़ दे और मेरी हो जाए। तेरी हो जाऊं? ये कहकर वो बहुत ज़ोर से हंसी। चमगादड़ के बच्चे, क्या तूने कभी अपनी औकात पर गौर किया? मैं जो कुछ भी हूँ बस तेरा हूँ, तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तेरी मोहब्बत को अपने घोड़े के सिम तले रखती हूँ। बिका, तू मेरी चाहे जितनी तजलील कर ले पर मेरी मोहब्बत की तौहीन न कर। वो तड़प उठा। नहीं तो क्या होगा? वो फंकारी। मैं दिवाह काली के दरबार में जाऊँगा। काले चिराग ने सर उठाया। दरबार में? जैसे वो ये बात सुनकर पागल हो गई, पागलों की तरह हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तू जाएगा दिवाह काली के दरबार में? तू दिवाह काली के गुस्लखाने में तो जा सकता है पर तेरा दरबार में जाना आसान नहीं। चमगादड़ के बच्चे, अपनी औकात न भूल, अपनी ज़ात न भूल। मोहब्बत की कोई ज़ात नहीं होती, कोई नस्ल नहीं होती। मोहब्बत नाबीना होती है। फिक्र न कर, मैं तुझे तेरी मोहब्बत की तरह अंधा कर दूंगी। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, गिरफ्तार कर लो इसे। आनंद फानंद हुक्म की तामील हुई। 2 कवि हैकल का सूरत बनते आगे बढ़े। उन्होंने देखते ही देखते उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया और फिर उसको खींचते हुए बिका के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। मैं जानती हूँ कि तू अंदर बैठा क्या कर रहा था। तू मोहसिन की बहन को लेकर दिवाह काली के दरबार में मुकदमा पेश करना चाहता था, मुझे सज़ा दिलवाना चाहता था और मोहसिन को उसकी दुनिया में भिजवाना चाहता था ताकि तेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं तुझसे मोहब्बत करने लगूँ, तेरी तरफ राग़िब हो जाऊँ। हो काले, कभी तूने अपनी शक्ल देखी है? नहीं देखी तो किसी गंदे जोहर के किनारे खड़ा होकर अपनी शक्ल देख, फिर मुझ पर आशिक होना। जाओ ले जाओ इसे। फिर वो दोनों कवि हैकल बंदे अपने अपने घोड़े पर सवार हुए। दोनों के हाथ में जंजीर का सिरा था। दोनों ने एक अजीब सी आवाज़ निकाल कर एक साथ अपने घोड़ों को एड़ लगाई। घोड़े देखते ही देखते सरपट तोड़ने लगे। काला चिराग जंजीरों में बंधा रेत पर घिसटता चला जा रहा था, यहाँ तक कि काला चिराग उड़ती रेत के दरमियान गायब हो गया। बिका इस मंजर को बड़े पुरगुरूर अंदाज में देखती रही। तब बिका अपना घोड़ा बढ़ाकर झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंची। तानिया जो झोंपड़ी के अंदर बैठी दरवाजे के बाहर होने वाली कार्रवाई को बगौर देख और सुन रही। बिका को दरवाजे के नज़दीक पहुंचते देखकर वो फौरन उठकर मोहसिन के करीब चली गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बिका का मुकाबला किस तरह करे। मोहसिन राव ने अपना सूखा हाथ उसके कंधे पर रखकर आहिस्ता से दबाया, जिसका मतलब यह था कि वो परेशान न हो। बिका को अंदर आने दे, जो होगा देखा जाएगा। बिका अंदर आई तो उसने बगौर तानिया को देखा। तानिया ने उसके सरापे पर नजर डाली, फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। चंद लम्हे तक दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। बहुत खूबसूरत औरत हो, बिका ने बात करने में पहल की। पता नहीं सवाल था या जवाब। कम कुछ तुम भी नहीं हो, तानिया ने तीखे लहजे में कहा। तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती, वो हंसी। मैं अपने भाई का हाल देख रही हूँ, इससे ज़्यादा जानने की तमन्ना भी नहीं, तानिया ने दुख भरे लहजे में कहा। तुम्हारा भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हंसकर बोली। जो अच्छा लगता हो उसका ये हशर कर देना शायद तुम्हारी दुनिया की रीत है। बस कुछ अरसे की बात है, उसके बाद तुम्हारा भाई हर दुख से आज़ाद हो जाएगा। उसके चेहरे के हुस्न पर ग्रहण लग चुका है। बस हाँ, चाँद को ग्रहण लग चुका है और ये कोई अच्छी बात नहीं। तानिया ने उसकी बात काटी। तुम्हारी दुनिया में इसे बुरा समझा जाता होगा, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने बहुत मेहनत की है, अब मुझे इसका फल मिलने ही वाला है, वो खुश होकर बोली। भूल जाओ इस बात को, तानिया ने बड़ी रुखाई से कहा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तानिया ने बड़ी यकीन से कहा। बिका ने पूछा, अब मैं जो आ गई हूँ तुम आई नहीं हो, लाई गई हो। जानती हूँ, काला चिराग मुझे लेकर आए हैं, तानिया ने बताया। वो बहुत अच्छे हैं। उस चमगादड़ के बच्चे का नाम इतनी इज्जत से ना लो, वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया से नहीं लाया। अच्छा, फिर कौन लाया? तानिया ने पूछा। मेरा भाई लाया है, बिका ने बताया। कौन भाई? तानिया की समझ में ना आया। तुम्हें जिसने डायरी दी थी। तुम्हारे भाई का नाम राकल तो नहीं? हाँ, मेरे भाई का नाम राकल है और ये नाम तुम्हें इस चमगादड़ के बच्चे ने बताया होगा। उन्होंने नाम ही नहीं, तुम्हारी भाई की खुसूसियात भी बताई थी, तानिया ने कहा। बिका ने पूछा। एक ताकतवर, शौकीन मिजाज, खबीस मखलूक, तानिया ने काले चिराग के कहे हुए कलमात दोहराए। ज़्यादा बकवास न करो,
विकास अचानक बफर गई। ये मैंने नहीं कहा, मैं तो उनकी बहुत एहसानमंद हूँ। उनकी दी हुई डायरी से मुझे अपनी ज़िंदगी की गुमशुदा औराक का पता चला। तानिया ने होशियारी से बात का रुख तब्दील किया। कहाँ है वो डायरी? विकास का लहजा कुछ नर्म हुआ। यहाँ है, मेरे पास, मेरे बैग में, उसने बताया। निकालो, विकास ने हुक्म दिया। मोहसिन राव खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। विकास अब तक उससे मुखातब नहीं हुई थी। तानिया डायरी निकालने के लिए उठी तो उसकी तवज्जो मोहसिन की तरफ हुई। उसे अपनी की तरफ देखता पाकर वो बड़े दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और बड़े प्यार भरे लहजे में बोली, कैसे हो मोहसिन? ठीक हूँ, मोहसिन राव ने आहिस्ता से कहा। ये लो। तानिया ने डायरी अपने बैग से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। तुम इसे वापस लेना चाहती हो तो ले लो। विकास ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से डायरी के वर्क पलटती रही। वर्क पलटते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। फिर अचानक उसने डायरी बंद की और तानिया से मुखातब होकर बोली, ये डायरी अब तुम्हें वापस नहीं मिल सकती। तोहफा देकर वापस लेना, क्या ये भी तुम्हारी दुनिया का रिवाज है? तानिया ने तंजन कहा। अब ये डायरी तुम्हारे लिए बेकार है। तुम इससे जो फ़ायदा उठाना चाहती थी वो उठा लिया। अब इस डायरी को तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। तुम्हें इससे नुकसान पहुंच सकता है। ये डायरी भला क्या नुकसान पहुंचा सकती है? इस मरतबा तानिया के बजाय मोहसिन राव बोला। अरे कुछ नहीं भैया, ये डायरी वापस लेना चाहती थी सो ले ली। दरअसल बात यह है कि ये चाहती हैं कि डायरी की वजह से हमें आइंदा कोई फ़ायदा न पहुंचे। विकास ने तानिया को घूर कर देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। फिर उसने वो डायरी झोंपड़ी की छत की तरफ फेंक दी। वो डायरी देखते ही देखते तोता बन गई और वो तोता झोंपड़ी का एक चक्कर लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। चलो उठो, विकास ने तोते के जाने के बाद कहा। कहाँ चलूँ? तानिया ने पूछा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विकास ने तहकुमाना लहजा अख्तियार किया। मेरा नाम तानिया है, लेकिन मुझे तर्कश बनते ज़्यादा देर नहीं लगती। तुम तर्कश हो या तानिया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो, बाहर सवारी तुम्हारी मुंतज़िर है। ये कहकर उसने तानिया का हाथ पकड़ लिया। तानिया उसका हाथ पकड़ते किसी मामूल की तरह उठ गई। उसके हाथ पकड़ने के अंदाज में कोई ऐसी बात थी कि वो मज़ाहमत की ख्वाहिश रखते हुए भी मज़ाहमत न कर सकी। दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले विकास की नज़र उसके बैग पर पड़ी। इस बैग में क्या है? विकास ने पूछा। कोई ज़रूरत की चीज़ें, तानिया ने बताया। इसे अपने साथ ले लो। विकास ने बैग की तरफ इशारा किया। विकास, तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकती। अचानक मोहसिन राव को जोश आ गया। कौन रोकेगा मुझे? उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया। तुम, जिससे हिला जुला भी नहीं चाहता। तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया, पर मेरी बहन पर रहम करो, इसका कोई कसूर नहीं। मोहसिन राव ने इल्तिजा की। न मैंने तुम्हें बर्बाद किया है और न तुम्हारी बहन बर्बाद होगी, समझे? विकास ने उसे देखते हुए कहा। फिर वो तानिया से मुखातब होकर बोली, आओ चलो। विकास उसका हाथ पकड़कर तेजी से झोंपड़ी से निकल आई। मोहसिन राव कुछ बोलना चाहता था लेकिन कुछ न बोल सका। वो अपने दोनों हाथ मसलता हुआ रह गया। तानिया बाहर निकली तो उसने झोंपड़ी के सामने एक सजी सजाई ऊँटनी को पाया जो बैठी हुई थी। विकास ने उसे ऊँटनी पर सवार करा दिया। फिर वह नज़दीक खड़े घोड़े पर बैठ गई। विकास के पीछे 8 घुड़सवार मौजूद थे। विकास के इशारे पर 2 घुड़सवार आगे आए और ऊँटनी से आगे खड़े हो गए और 2 घुड़सवार ऊँटनी के पीछे, इससे पीछे विकास और आखिर में 4 घुड़सवार। तब विकास ने हाथ उठाकर कूच का इशारा किया। 2 घुड़सवारों ने अजीब सी आवाज़ निकाली। तभी ऊँटनी उठकर खड़ी हो गई। फिर सबसे आगे वाले घुड़सवारों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और इस तरह विकास का ये छोटा सा काफिला जुनूब की जानिब धूल उड़ाता रवाना हो गया। 3 घंटे की मुसाफत के बाद जब सूरज मगरब की सिमत झुकने लगा तो सामने कुछ आसार नजर आए। ये किसी कदीम इमारत के खंडर थे, सुनहरे खंडर। सूरज की पहली रोशनी में उन खंडरों का रंग मजीद चमक उठा था। फिर वो लोग खंडरों में दाखिल हो गए। उन खंडरों के दरमियान एक रास्ता अंदर जा रहा था। रास्ता तंग था, लेकिन इतना तंग नहीं कि 2 घुड़सवार साथ न गुजर सकें। ये अजीब किस्म के खंडर थे। ऊंची ऊंची दीवारें थी। उन दीवारों के दरमियान अंदर दाखिल होने के लिए बगैर कवाड़ों के दरवाजे थे। ये दीवारें ना तो टूटी फूटी थीं और ना ही एहसास होता था कि बाकायदा इमारत है। ये छोटा सा काफिला उन खंडरों के दरमियान घूमता घूमता काफ़ी अंदर चला गया। तब अचानक ही एक बड़ा सा दरवाज़ा नजर आया। ये बहुत बड़ा दरवाज़ा था और बंद था। अगले 2 घुड़सवारों ने दरवाजे के सामने खड़े होकर चीख कर कहा, दरवाज़ा खोलो, विकास की सवारी आई है। ये बात सुनते ही कुछ आदमी दरवाजे की दाहिनी से मत बनी कोठरी से निकले और 6 आदमी बाईं कोठरी से बरामद हुए। उन 12 आदमियों ने मिलकर उस भारी दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही सारे घुड़सवार घोड़े से उतर गए। तानिया की ऊँटनी से उसे उतारा गया। विकास भी घोड़े से उतर आई थी। जैसी तानिया ऊँटनी से नीचे उतरी, विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। उनके अंदर जाने के बाद 12 आदमियों ने मिलकर उस दरवाजे को बंद कर दिया और अपनी कोठरियों में चले गए। दरवाज़ा बंद होती विकास ने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तानिया को दरवाज़ा नजर आया। उस दरवाजे पर एक मुसल्ला दरबान मौजूद था। वो विकास को देखकर ताज़ीमी अंदाज में झुका, फिर सीधा होकर बोला, क्या हुक्म है विकास? राकल से मिलना चाहती हूँ, उसकी अमानत उसे सौंपने आई हूँ। अच्छा ठहरो। दरबान ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे पर लगी जंजीर को एक ख़ास अंदाज में बजाया। चंद लम्हों बाद दरवाजे में एक छोटी खिड़की खुली और उसमें से एक शख्स ने मुँह दिखाया। हाँ, क्या कहते हो? राकल से कहो विकास आई है, उससे मिलना चाहती है, साथ ही उसकी अमानत लाई है, दरबान ने कहा।
अच्छा ठहरो, ये कहकर उस शख्स ने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। तानिया को दरवाजे में से एक बहुत बड़ा उल्लू नजर आया जो चबूतरे पर एक टांग पर खड़ा था और उसने अपनी एक आंख बंद कर रखी थी। बराबर में एक बहुत बड़ा सतून था। बेका तानिया का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई और फिर चबूतरे के नज़दीक पहुँच रुक गई। फिर उसने सर उठाया, उस एक टांग के उल्लू को झुक कर ताज़ीम दी। उसने तानिया को भी झुकने का इशारा किया, लेकिन वो सीधी खड़ी रही। तब उस जसीम उल्लू ने अपनी दूसरी आंख खोल दी और अपनी दोनों आंखों से पहले तानिया फिर बेका को देखा। राकुल मेरे भाई, तेरी अमानत ले आई हूँ, इसे कबूल कर, बेका ने बड़े अदब से कहा। उस उल्लू ने एक टांग पर खड़े खड़े अपने दोनों पर खोलकर पर फड़फड़ाए। वो पर इतने बड़े थे कि उनके हिलने से बेका और तानिया के चेहरे पर अच्छी खासी हवा महसूस हुई। पर फड़फड़ाने का मतलब ये था कि उसने तानिया को कबूल कर लिया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई, बेका फिर ताजीमी अंदाज में झुकी। बड़े सतून के पीछे से एक के बाद एक औरत निकलती गई। वो 7 औरतें थीं, सफ़ेद रंगत, गोल चेहरे, एक जैसे छोटे कद, एक जैसा सुर्ख रंग का लिबास। शायद उनके चेहरे भी एक जैसे थे। अगर कोई फ़र्क होगा तो वह एक नज़र देखने में महसूस नहीं होता था। 2 औरतें एक कतार में चलती हुई उस उल्लू के पीछे से घूमती सीढ़ियाँ उतर कर तानिया के गिर्द घेरा डालकर खड़ी हो गई। बेका ने उन औरतों के आते ही तानिया का हाथ छोड़ दिया और कुछ फासले पर खड़ी हो गई। उन 7 औरतों में से 2 ने तानिया के हाथ पकड़ लिए। तीसरी औरत ने पुश से उसे आगे धकेला। वो दोनों औरतें हाथ पकड़े पकड़े आगे चलने लगी। बाकी 5 औरतें उससे पीछे चल दी। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर उस उल्लू के पीछे आईं और वहाँ से बहुत बड़े सतून की ऊँट में चली गईं। तानिया ने देखा कि उस बड़े सतून में पीछे की जानिब एक दरवाज़ा था जो नीचे से नज़र नहीं आता था। उस दरवाजे में से सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं जो नीचे की जानिब चली गई थी। वो दोनों औरतें तानिया का हाथ पकड़े नीचे उतरने लगी। तानिया के जाने के बाद बेका राकल से मुखातब होकर बोली, राकल मेरे भाई, मुझे तुझसे बात करनी है। बेका की बात सुनकर उसने उसे घूर कर देखा, फिर अपनी एक आंख बंद कर ली। बेका ने महसूस कर लिया कि अब वो यहाँ नहीं है, लिहाजा वो सीढ़ियाँ चढ़कर सतून के पीछे पहुंची और दरवाजे में दाखिल होकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने गई। ये एक बहुत बड़ा तहखाना था। यहाँ जगह जगह रोशनी हो रही थी। तहखाने में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो औरतें तानिया को अपने ठिकाने पर ले जा चुकी थीं। बेका सीढ़ियाँ उतर कर आगे बढ़ी तो उसे गोल चेहरे वाली एक खादमा दिखाई दी। वो अचानक ही कमरे से नमोदार हुई थी। वो खादमा बेका को देखकर अदब से सर झुकाकर खड़ी हो गई। राकल कहाँ है? बेका ने उसके नज़दीक पहुंचकर पूछा। उस खादमा ने ज़ुबान से कुछ जवाब देने के बजाय एक तरफ इशारा किया। बेका उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर वो मुख्तलिफ दरवाज़ों के सामने से गुजरती हुई एक बड़े दरवाजे पर रुक गई। जब बेका उस दरवाजे के पास पहुंच गई तो वो खादमा उल्टे कदमों वापस हो गई। बेका ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो फ़ौरन खुल गया। वो बेधड़क दरवाजे में दाखिल हो गई। फिर उसने पलट कर दरवाज़ा बंद किया और आगे बढ़ी। दरवाजे से चंद कदम के फासले पर पर्दा पड़ा हुआ था। वो पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि कमरे के वस्त में एक ऊंची मसंद पर राकुल जर्क बर्क लिबास में बैठा है। कमरे में सुर्ख रंग का तबीज़ कालीन बिछा हुआ है और कमरे में बेहद रोशनी है। राकल मसंद पर किसी राजा की तरफ बैठा हुआ था। उसके गले में मोतियों का कीमती हार पड़ा हुआ था। घुंघरियाले बाल, सुर्खी माइल सांवरी रंगत, सेहतमंद जिस्म और एक हाथ में सांप की तरह बल खाया हुआ सा। वो बेका को देखकर मुस्कुराया। बेका उसे देखकर मुस्कुराई और उसके कदमों में बैठ गई। मेरे भाई, वो कहाँ है? बेका ने पूछा। कौन? तानिया? राकल ने वजाहत चाहिए। नहीं, वो चमगादड़ का बच्चा। बेका बेफर गई। राकल ने यह सुनकर एक जोरदार कहका लगाया और बोला, तूने इसका नाम खूब रखा है। वो है कहाँ? बेका ने पूछा। हमारी कैद में, राकल ने बताया। वैसे बेका, तूने इसके साथ बड़ा जुल्म किया। ओ मेरे भाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं उस चमगादड़ के बच्चे से शादी कर लूँ? ये मैंने कब कहा? राकल ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। दिवा काली की कसम, वो है तेरा आशिक। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूला। बेका ने हंसकर कहा। सच बात यह है बेका कि मुझे उस पर रहम आता है। राकल आज बेका को सताने पर तुला हुआ था। ये राकल को कब से रहम आने लगा? बेका ने तंजन कहा। तू मुझसे क्या बात करने आई थी? राकल ने बात का रुख फेर दिया। वो मैं तुझसे मोहसिन राव के बारे में बात करना चाहती थी। क्या हुआ मोहसिन को? मेरे भाई, तू जानता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए अपना बनाना चाहती। इसके लिए अमल तो तू कर रही है। राकल ने संजीदगी से कहा। उसका क्या बना? वो एक देर तलब अमल है। अभी इसकी इब्तिदा हुई है। जाने उसमें कितना वक्त लगे। वक्त की क्या परवाह है? हाँ, मुझे भी वक्त की परवाह नहीं है। परवाह मुझे उस चमगादड़ के बच्चे की है। वो मुसलसल मेरे खिलाफ साजिश में लगा हुआ है। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। मैं चाहती हूँ कि उसे दीवार अश्क में चुनवा दिया जाए। वो जब तक जिंदा रहेगा मुझे बेसुकून करता रहेगा। ये काम इतना आसान नहीं है। सरदार को लाना एक अहम बंदे की मौत पर एक तूफान खड़ा कर देगा। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, तुझे इस काम को आसान बनाना होगा। बेका ने बसत इसरार कहा। अच्छा ठीक है, तू परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। राकुल ने उसे बहलाना चाहा। मैं उसे दीवार अश्क में चुना हुआ देखना चाहती हूँ। बेका अपनी जिद पर अड़ गई। इस काम को बहुत होशियारी से करना होगा कि किसी को कानो कान खबर ना हो। राकल ने कहा। मैं जानती हूँ कि तू चाहे तो 1000 रास्ते निकाल लेगा। बेका पुरुमीद होकर बोली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुझे तानिया का साथ मुबारक हो। वो कहाँ है? राकल ने पूछा। खदमाएँ उसे तैयार कर रही होंगी, थोड़ा सब्र कर, वो आने ही वाली होगी। बेका ने हंस कर कहा। वैसे तू उसे वहाँ से लेकर
आया खूब, वो तेरी यारी को उम्र भर नहीं समझ सकती। ये सुनकर राकल ने जोरदार कहका लगाया। फिर वो असा का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। उसने उस असा को बैसाखी की तरह बगल में दबाया और अभी मसान से उतरकर 2-4 कदम ही चला था कि देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। फिर बिका भी उठी। वो पर्दा हटाकर दरवाजे से बाहर निकल गई। बिका के बाहर जाती राकुल फिर से नमूदार हुआ और असा को बैसाखी की तरह लगाए फिर मसंद पर आ बैठा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में ख्वाहिशों के दिए टिमटिमा रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राकल ने जोर से कहा, अंदर आ जाओ। पर्दा हटाकर वो दोनों उसके सामने आ खड़ी। उन दोनों खादमाओं के सर झुके हुए थे। क्या हुआ? राकल ने पूछा। न वो गुस्ल करती है, न कपड़े तब्दील करती है और न यहाँ आने के लिए तैयार है। उसे बताया कि उससे कौन मिलना चाहता है? नहीं, उसे हमने तेरा नाम तो नहीं बताया। वैसे वो काला चिराग के बारे में बार बार पूछती है। उससे जाकर कहो कि तुम्हें राकल ने बुलाया है, राकल से मिल लो। राकल ही काला चिराग से मिलवा सकता है। ठीक है, हम जाकर उसे बता देते हैं। दोनों खादमाएं उल्टे कदमों वापस हुई और पर्दों में गुरूब हो गईं।